नेपाल से निकलती नदियां जो बिहार में लाती हैं सिसकी। हर साल बाढ़ और कटाव की तबाही, जिम्मेदार कौन? बाढ़ के लिए क्या सिर्फ नेपाल जिम्मेदार या हमारी व्यवस्था भी? आखिर क्यों बिहार का शोक, कोसी का दर्द हर साल झेलते हैं? गंडक और महानंदा के आगे क्यों बेबस है लाखों की आबादी? घाघरा और बूढ़ी गंडक का कटाव लोगों को हर साल क्यों करता है तबाह? बागमती और कमला हर साल क्यों उजाड़ देती है लाखों लोगों के आशियाने? बाढ़ लाखों लोगों की नियति या मिलेगा स्थायी समाधान? बाढ़, कटाव और इन दोनों से होने वाली तबाही, मानो ये सब बिहार के एक बड़े हिस्से में रहने वाले लोगों की नियति सी बन गई। हर साल मॉनसून आता है और उसके साथ आती है बिहार में बाढ़ की तबाही। हजारों गांव पानी में डूब जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कोसी, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक, महानंदा और घाघरा, ये नदियां हर साल तबाही लेकर आती हैं। कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, नेपाल से निकलने वाली ये वही नदी है जो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और कटिहार के एक बड़े हिस्से को हर साल ऐसा दर्द दे जाती है जिससे उबरने में लोगों को बरसों लग जाते हैं। नेपाल के हिमालय से निकलने वाली गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली के इलाकों में बाढ़ और कटाव का कहर बरसाती है। उसी तरह बागमती और कमला नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलकर ये दोनों नदियां मिलकर सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में भारी तबाही मचाती है। और ठीक उसी तरह बूढ़ी गंडक नाम की एक नदी नेपाल की सीमा के पास से सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में विकराल रूप धारण कर लेती है और यहां के लोगों को बाढ़ और कटाव का ऐसा दंश देती है जिसको बयां कर पाना मुश्किल है। उसी तरह महानंदा नदी जो निकलती तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और नेपाल की तराई से निकलकर बिहार में बहती और पूर्णिया और कटिहार जिले के कई गांवों को हर साल तबाह करती है। इन सब के अलावा घाघरा नदी भी बिहार के सीवान और सारण जिलों में बाढ़ की त्रासदी लेकर आती है और ये घाघरा भी कहीं ना कहीं नेपाल को ही टच करती है। आप अगर गौर करेंगे तो एक बात निकलकर सामने ये आती है कि ये जो नदियां हैं वो आती नेपाल से ही है। शायद यही वजह है कि बाढ़ और कटाव का ठीकरा हमारे सियासतदान और हमारे सिस्टम में बैठे लोग नेपाल के सिर पर फोड़ देते हैं। खैर, जब भी मानसून आता है ये बाढ़ की तबाही नहीं बल्कि हमारे मन में एक सवाल लेकर आता है कि क्या बिहार की किस्मत में हर साल बाढ़ लिखी है? क्या इसके लिए सिर्फ नेपाल जिम्मेदार है? क्या हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार नहीं? अगर आप गौर करेंगे तो बाढ़, बर्बादी और बिहार की ये कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पहले बिहार में बाढ़ का भूगोल समझते हैं। दरअसल बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। खासकर उत्तर बिहार में कोसी, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक और महानंदा जैसी कई बड़ी नदियां बहती हैं और जैसा कि हमने बताया कि इनमें से अधिकांश नदियों का उद्गम नेपाल के हिमालय क्षेत्र में है और नेपाल में जब तेज बारिश होती है तो पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी और मिट्टी तेजी से बिहार की ओर आती है। मैदान में पहुंचते ही नदियों की गति धीमी हो जाती है और पानी फैलने लगता है और यही वजह है कि उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। इनमें से एक नदी है कोसी और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 200 सालों में कोसी ने कई बार अपना रास्ता बदला है। नदी अपने साथ पहाड़ों से इतना अधिक सिल्ट यानी मिट्टी लेकर आती है कि उसके तल ऊंचे हो जाते हैं और इसके बाद नदी नया रास्ता तलाशने लगती है। साल 2008 आपको याद होगा जब नेपाल के कुसहा के पास तटबंध टूट गया था। इसके बाद कोसी ने दशकों पुराना रास्ता पकड़ लिया और लाखों लोग प्रभावित हुए। ये भारत की सबसे बड़ी बाढ़ आपदाओं में गिना जाता है। मॉनसून के दौरान अक्सर एक घटना आपने सुनी होगी कि नेपाल ने इतना पानी छोड़ दिया, नेपाल ने उतना पानी छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि मानो सब नेपाल का किया धरा हो। सवाल यही है कि क्या नेपाल पानी छोड़ता है इसलिए बाढ़ आती है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि नेपाल ने अचानक पानी छोड़ देता है।
नेपाल ने अचानक पानी छोड़ दिया और इसलिए बिहार डूब जाता है। लेकिन अगर आप वजहों को तलाशेंगे तो सच्चाई थोड़ी अलग है। दरअसल जब किसी बैराज या बांध पर पानी सुरक्षित सीमा से ऊपर पहुंच जाता है तो संरचना की सुरक्षा के लिए फाटक खोलकर अतिरिक्त पानी को छोड़ दिया जाता है। नेपाल में जब भी बारिश होती है तो नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ता है। ऐसे बैराजों के गेट खोलना सुरक्षा कारणों से जरूरी भी होता है ताकि बांध पर दबाव ना बढ़े। इससे नीचे के इलाकों में जलस्तर बढ़ सकता है। लेकिन बाढ़ की मुख्य वजह केवल गेट खोलना नहीं बल्कि पूरे नदी बेसिन में अत्यधिक बारिश और पानी का तेज बहाव होता है। चूंकि बाढ़ तो बिहार में हर साल आती है, जाहिर है बाढ़ आने से कुछ दिन पहले सरकार के सरकारी दावों का दौर भी शुरू हो जाता है। ऐसे दावे की पूछिए। सरकार हर साल तटबंधों की मरम्मत, ड्रोजिंग, राहत शिविर, नाव, एनडीआरएफ और बाढ़ से निपटने की तैयारी के दावे करती है। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ की तबाही बिहार की तरफ बढ़ती है, ये जो सारे दावेबाज हैं वो फरार हो जाते हैं, निकल लेते हैं। फिर आती है बाढ़ की तबाही और तमाम दावों व्यवस्थाओं को धाराशायी कर देती है। बिहार में हजारों किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए गए हैं। खासकर कोसी, गंडक, बागमती और कमला जैसी नदियों के किनारे हर साल मानसून से पहले इनकी मरम्मत और निगरानी के दावे किए जाते हैं। कुछ नदियों में गाद हटाने और जल निकासी बेहतर करने के प्रयास भी किए जाते हैं। हालांकि ये काम बहुत महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। अब महंगा और चुनौतीपूर्ण काम कितना होता होगा, समझ लीजिए। शासन प्रशासन में जो जिम्मेदार बैठे हैं वो ये तो जानते होंगे कि कुछ भी कर लो बाढ़ तो आएगी ही, तो इसीलिए हर साल एडवांस में राहत और बचाव व्यवस्था कर लिया जाता है। और ये अच्छी बात है कि बाढ़ से निपटने की या उससे प्रभावित लोगों को एक तरह से राहत देने की कोशिश की जाती है और इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की जाती है। कई जगहों पर नाव और मोटर बोट की व्यवस्था के भी दावे किए जाते हैं और कुछ जगहों पर व्यवस्था होती भी है। राहत शिविर बनाए जाते हैं जिसमें खाने पीने की व्यवस्था, दवा, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है। हालांकि कई जगह व्यवस्थाओं के ये दावे भी नाकाफी साबित होते हैं। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का वो चुनावी मुद्दा आपको याद होगा जिसमें यह वादा किया गया था कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार आती है तो अब बिहार बाढ़ नहीं झेलेगा, बिहार को बाढ़ से मुक्त करने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन साल 2026 में एक बार फिर से बाढ़ और कटाव से होने वाली तबाही की आहट सुनाई देने लगी है। मानसून के शुरुआत में ही गंडक नदी के उफान और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया जिससे पश्चिम चंपारण के 22 गांव का संपर्क टूट गया है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की सूचना है जिससे निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है और पीपा पुल को बंद करना पड़ा है। वहीं सुपौल और मधुबनी में भी बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण सुपौल बराज के कई फाटक खोल दिए गए हैं। मधुबनी में भी कमला नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। कटिहार और पूर्वी चंपारण में भी नदियों का पानी गांव में घुसने लगा है और बांध दरकने की भी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा गोपालगंज, सहरसा, खगड़िया और सीतामढ़ी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जो हाल 2026 में बनने शुरू हुए हैं, पहले भी ऐसे ही हालात रहे हैं और आने वाले सालों में भी शायद यही हालात रहे। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये बाढ़ से होने वाली बर्बादी, नदियों से होने वाला कटाव ऐसे ही चलता रहेगा या इसका कुछ समाधान भी है? जानकार मानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच बेहतर जल समन्वय बनाकर, रियल टाइम फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाकर, नदी बेसिन आधारित जैसे योजना लाकर कुछ हद तक समाधान संभव है। इसके अलावा तटबंधों की नियमित निगरानी, सिल्ट प्रबंधन, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से बसावट और निर्माण से बाढ़ और कटाव से होने वाली बर्बादी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर सिर्फ राहत देकर नहीं बल्कि दीर्घकालिक योजनाओं के जरिए ही इस समस्या का अस्थायी समाधान हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसमें भूगोल, हिमालय, नेपाल की बारिश, नदियों का स्वभाव और हमारी नीतियां सबकी भूमिका है। ऐसे में सवाल ये नहीं कि बाढ़ आएगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम हर साल होने वाले इस नुकसान को कम कर पाएंगे।